हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार 67वीं बीपीएससी भीम टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और ये टेस्ट सीरीज का चौथा दिन का डिस्कशन है। ठीक है, अब तक 3 टेस्ट लिए जा चुके हैं और ये चौथा टेस्ट का डिस्कशन है। इस कड़ी में हम नए व्यूअर के लिए बता दूं कि यह टेस्ट सीरीज लगभग 40 टेस्ट लिए जाएंगे लगातार, और ये चैप्टर वाइज होंगे। और इसमें सारा चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट से चैप्टर है, वो सारा वेटेज के अनुसार से, जैसे हिस्ट्री से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, लगभग 40 सवाल, तो उससे ज्यादा रहेगा वेटेज। फिर करंट अफेयर का उससे भी ज्यादा, वो करंट अफेयर तो हर दिन रहेगा ही 5 क्वेश्चन इस तरह से। तो ये सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है। अभी चल रहा है हिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये लगभग 13 दिन तक चलेंगे। मतलब सेट नंबर 13 तक ये हिस्ट्री और बायोलॉजी साथ में चलेंगे, और करंट अफेयर तो 5 करंट अफेयर हर रोज चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने ये चीज बताया। और अभी तक 3 डिस्कशन, इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो चुका है, 3 सेट का डिस्कशन हो चुका है, और ये चौथा डे है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था। तो ऑप्शन में है गोहेनबर्ग में, ऑप्शन बी में है ट्रांकेवर में, ऑप्शन सी में है हुगली चुचूरा में, और ऑप्शन डी में है आर्मा गांव। और ऑप्शन ई में हमेशा की तरह रहता है, बीपीएससी में हर क्वेश्चन में ऑप्शन ई होता है। ठीक है, और ये ऑप्शन ई कहीं ना कहीं सवाल को हार्ड ही बना देते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका मतलब ये हो गया कि यदि इस ऑप्शन में एक से अधिक आंसर रहेगा, उस हालात में भी ई मारना है, या तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं रहेगा, उस हालात में भी ई पर जाना है। ठीक है, तो यहां पर सवाल है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था। तो ये यदि आप लोग जानते होंगे, तो यूरोपीय आगमन के दौरान सबसे पहले कौन आए थे, बताइए। तो यूरोपीय आगमन के दौरान में जो भारत में यूरोपवासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। ये इस संदर्भ में क्रम के बारे में हम पहले टेस्ट में ही हम इससे सवाल पूछ चुके हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें याद होगी। तो सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे डच आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद कौन आए थे, तो डेनिश। और उसके बाद कौन आए थे, लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो इस क्रम को याद रखना है, और यहाँ सवाल पूछा जा रहा है इससे 4 नंबर में जो आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर और इससे संबंधित ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रांकेवर। देखिए, अंग्रेज के बाद भारत में डेनिश व्यापारी कब आए, 1616 ईस्वी में। ठीक है, 1616 में आए। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया, तो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया जस्ट इसके 4 साल बाद 1620 में। कहां स्थापित किए, यहां पर ऑप्शन में दिया गया है ट्रांकेवर में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, देखिए यहां पर फिर एक बार सवाल पूछा गया है रिजविक संधि। ये क्वेश्चन इसी से संबंधित पिछले टेस्ट में भी, किसी टेस्ट में पूछा गया होगा, चाहे तो दूसरा या तीसरा टेस्ट में आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है ना, तो वहां पर पूछा गया था कि किनके किनके बीच हुआ। ठीक, अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, इस इन सवाल को देने का मतलब क्या है कि आप एक भी जैसे आपके सिलेबस में जो भी एक भी कोना है उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, मतलब एक एक लाइन को पढ़ जाना है और उस पर ध्यान भी रखना है। इसीलिए ये सारा सवाल वहां से घूस घूस कर दिया गया है। और इस टेस्ट सीरीज का ये मकसद रहता है कि आप
एक जैसे आप बुक को जब पढ़ रहे हैं तो उस समय आप एक एक चीज को अच्छी तरीके से और नई नई तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें देखिए, इस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक सेट में लगभग 25 सवाल रहता है, ठीक है। और 25 सवाल काफी यूनिक होते हैं और हम लोग काफी मेहनत करके इसको सेट करते हैं। तो आप लोग यदि देख रहे हैं तो पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज यदि और इससे ज्यादा लोग इनसे जुड़ेंगे तो हम और बहुत सारा चीज लाएंगे बीपीएससी से, खासकर मेंस से संबंधित, ठीक है ना। यदि हमारा ये चैनल यदि ज्यादा ग्रो करते हैं तो जरूर हम एकदम वादा करते हैं कि मेंस का भी डिस्कशन हम जरूर लाएंगे, बीपीएससी मेंस का, ठीक है ना, जो कहीं भी फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और इसलिए लेकिन ये भीमाएस यूट्यूब चैनल पर हम मुहैया कराएंगे और उसका इस तरह से डिस्कशन करवाएंगे कि आंसर के रूप में किस तरह से लिखना है, आंसर राइटिंग में कैसे कैसे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं ये दूसरा नंबर सवाल कि 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि, ट्रीटी ऑफ रिजविक के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या हुआ। ये ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से क्या हुआ था रिजविक संधि में, जो कब हुआ था 1697 में। तो ये सारा चीज दे दिए हैं कि यदि यहां से सवाल आए कि कब हुआ था तो वो भी बता दीजिए आप। रिजविक संधि किनके किनके बीच हुआ, इससे पहले भी टेस्ट में पूछा गया है और यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है इसके बारे में कि फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अंग्रेज से वापस प्राप्त कर लिया। क्या ये हुआ था? या तो ऑप्शन बी में है फ्रांसीसियों ने मद्रास को डच से वापस प्राप्त कर लिया, और ऑप्शन सी में है अंग्रेज ने मद्रास को फ्रांसीसियों से वापस प्राप्त कर लिया, और ऑप्शन डी में है डच ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिए। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा, देखिए आपको पहले भी पता होगा कि रिजवी की संधि किनके किनके बीच हुआ था, तो डच और फ्रांसीसी। तो ऑप्शन में कहां कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, डच फ्रांसीसी, और कहीं पर है। तो ये दोनों ऑप्शन में से छांटना है, ठीक है। तो ये डच ने क्या किया था, पांडिचेरी फ्रांसीसी को वापस कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये होगा। अब इससे संबंधित जानकारी और ले लेते हैं। बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690-92 कब में 1690-92 में चंद्रनगर, एक जगह का नाम है चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र को स्थापित किया। इसी समय यूरोप में डच और फ्रांसीसी के मध्य प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और यहाँ दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गए। तो पांडिचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में कर लिया और 5 वर्षों तक अपना शासन कायम रखा। लेकिन क्या हुआ कि ये जो रिजविक संधि हुआ, रिजविक संधि के द्वारा ये जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी को फ्रांसीसी को पुनः लौटाना पड़ा, और इसके बाद क्या हुआ, फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। फ्रांसिस मार्टिन, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कहां का, पांडिचेरी का गवर्नर बनाया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन ए में है करेकल, ऑप्शन बी में है आर्मागांव, ऑप्शन सी में है सेंट टोमे, ऑप्शन डी में है पुलिकट, और ऑप्शन ई में हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा सेंट टोमे, ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहां अवस्थित है? तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए में है गोवा, ऑप्शन बी में है कालीकट, ऑप्शन सी में है कोचीन में, और ऑप्शन डी है कालीघाट, और ऑप्शन ई हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मजार कहां पर? तो इसका राइट आंसर होगा कहां? गोवा में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली थे और ये पुर्तगाली महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्हीं के कारण से भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला व्यक्ति
यही थे। ये सर्वप्रथम 1503 में एक जहाजी बेड़ा का नायक बनकर भारत आया था और उसी समय उसने कोचीन में पुर्तगालियों के लिए प्रथम दुर्ग बनाया था। कहां पर बनाया था? तो कोचीन में पुर्तगालियों के लिए दुर्ग बनाया था। ठीक है। और 1509 ईस्वी में ये भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। ठीक है। यहां से भी सवाल यदि पूछा जाएगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब गवर्नर बना, तो 1509 ईस्वी में इसे भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त किया गया। और 1510 ईस्वी, 1510 इसके एक साल बाद में 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर ये भी देखिए कॉमन बात है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मजार कहां पर है? तो गोवा में। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1738 ईस्वी में पांडिचेरी के किस फ्रांसीसी गवर्नर ने तंजौर में होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेकर अपनी सहायता के बदले करैकल की बस्ती प्राप्त कर ली थी? तो ऑप्शन में दिया गया है लाबुर्डेने, ऑप्शन बी में है ड्यूमा, ऑप्शन सी में है डुप्ले, ऑप्शन डी में है गोडे हैयू और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा कि 1738 ईस्वी में पांडिचेरी के किस फ्रांसीसी गवर्नर, देखिए यहां पर पूछा जा रहा है फ्रांसीसी गवर्नर ने तंजौर में होने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लेकर अपनी सहायता के बदले में करैकाल बस्ती को प्राप्त कर लिया था। तो मतलब अपनी सहायता देने के लिए इन्होंने उससे करैकाल बस्ती प्राप्त कर लिया था। तो बताइए कौन व्यक्ति थे? ठीक है, कौन गवर्नर थे? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ड्यूमा। ठीक है, ना कि डुप्ले। अब देखते हैं कि इसका मतलब और क्या विस्तार किया जा सकता है। तंजौर की समस्या ने अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो शत्रुता था उसको और बढ़ा दिया था। और 1738 ईस्वी, देखिए यहाँ पर ऊपर में भी क्वेश्चन में भी लिखा गया था कि 1738 ईस्वी में, यहाँ पर देखिए डिस्कशन कर देते हैं। 1738 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो ड्यूमा थे। पांडिचेरी के थे। फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो ड्यूमा। ड्यूमा ने तंजौर में होने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लेकर अपनी सहायता के बदले में करैकाल बस्ती प्राप्त कर लिया। और 1749 में पुनः तंजौर में उत्तराधिकारी का युद्ध जब प्रारंभ हो गया था तो इस बार अंग्रेज ने उसमें भाग लेकर देवी कोटाई नामक स्थान प्राप्त कर लिया। इसके कारण से फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो ऑप्शन ए में सर टॉमस रॉ, ऑप्शन बी में कैप्टन हॉकिंस, टॉमस वर्डवर्थ, ऑप्शन डी में है जॉन मिल्डन हॉल, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कि सबसे पहले अंग्रेज, भारत आने वाला अंग्रेज कौन? तो इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्डन हॉल। और ये कब आए थे बताइए? तो ये आए थे 1597 में। उस समय अभी अंग्रेज जल मार्ग के द्वारा भारत पहुंचा भी नहीं। भारत कब पहुंचा था अंग्रेज? तो अंग्रेज आया था 1608 में। सबसे पहले आए थे कैप्टन हैकिंस और उसके बाद आए थे ये सर टॉमस। ठीक है। दोनों किसके दरबार में आए थे बताइए? जहांगीर के दरबार में। ठीक है ना, जहांगीर के दरबार में आए। तो यहां तक क्लियर है। और ये जॉन मिल्टन हॉल जो है वो आए थे स्थल मार्ग, ठीक है ना कि समुद्री मार्ग, स्थल मार्ग से ये आए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली, इसको इंग्लिश में वावली कहा जाता है, वावली स्वावली के स्थान पर हराया था। ठीक है ना, किसको हराया था? पुर्तगालियों को। ठीक है ना, किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो ऑप्शन में है बार्नेट, ऑप्शन बी में है ला बुर्डोने, ऑप्शन सी में है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन डी में है चार्ल्स आयर और ऑप्शन ई यहां पर होगा ऊपर में। देखिए ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक, जो हर एक ऑप्शन में ये 5वां ऑप्शन होता है बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली या वोवली के स्थान पर हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थॉमस बेस्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का
संस्थापक माना जाता है। बताइए, ऑप्शन ए में है फ्रैंको कैरो, उसी को कहा जाता है फ्रांसिस कैरोन। ऑप्शन बी में है कोलबर्ट कोलबर्ट एंड ऑप्शन डी में है फ्रांसिस मार्टिन। ऑप्शन डी में है ला बुरडोने और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके पूरे फ्रांसीसी कंपनी कैसे कैसे आए, इसका हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत में व्यापारिक दृष्टि से आने वाले यूरोपीय देशों में सबसे अंत में कौन आए थे? सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? आपको याद होगा, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद कौन आए? तो डच। उसके बाद कौन आए बताइए? तो अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज आए। उसके बाद कौन आए? तो डेनिश आए, डेनिश। और लास्ट में कौन आए? तो लास्ट में आए थे फ्रांस। तो ये सबसे लास्ट में आए। और हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार के महत्व महसूस किया। कोलबर्ट सम्राट लुई 14वां के मंत्री के लगातार प्रयास के बाद 1664 ईस्वी में, देखिए 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया? 1664 ईस्वी में। और भारत ये लोग कब आए थे? तो 1667 ईस्वी में। इसके जस्ट 3 साल बाद 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान का दल 1667 ईस्वी में भारत पहुंचा था। इस रूप में हम देख सकते हैं कि कोलबर्ट का योगदान काफी था, क्योंकि कोलबर्ट लुई 14वां के मंत्री थे और इन्होंने लगातार प्रयास किए, जिसके कारण से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, जिसके कारण से फ्रांसीसी लोग भारत आए 1667 ईस्वी में। इसलिए कहा जाता है फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है ना। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कोलबर्ट को माना जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को, देखिए किसके बारे में पूछा रहा है? हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध, कौन सा युद्ध है? पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया था। बताइए, ऑप्शन ए में है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी में है सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी में है सर आयरकुट, ऑप्शन डी में है जनरल गॉडडार्ड और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा आयरकुट, सर आयरकुट। इन्होंने ही हैदर अली को पोर्टो-नोवो के युद्ध में हराया था, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, कारण बहुत सा हो सकते हैं, लेकिन तत्कालिक कारण उस समय का जस्ट जिसके कारण से युद्ध छिड़ गया, ठीक है ना, वो कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन ए में है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में प्रतिद्वंदता, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, ऑप्शन सी में है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए किसके किसके बीच हुआ, ये पहले जानना जरूरी है, ठीक है ना। तब आप डिसाइड करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंग्रेज दिया गया है, यहाँ पर फ्रांसीसी दिया गया है, यहाँ पर अंग्रेज दिया गया है, यहाँ पर पुर्तगाली दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और ऑस्ट्रिया के बारे में भी दिया गया है, फिर इसी तरह से दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी में क्या दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन डी में दिया गया है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो बताइए ये कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ही हुआ था कर्नाटक के युद्ध, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था, इसी के कारण से ये यही कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण यही था, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले अंग्रेजों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय अंग्रेज कमांडर कोमोडोर बॉर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण से ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर क्लियर है कि कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी, ऐसे पूछ दिया जाएगा यदि कि फ्रांसीसी द्वारा अंग्रेजी जहाजों पर अधिग्रहण, तो ये नहीं, अंग्रेज ने किया था फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा, ठीक है ना। और ये डुप्ले साहब उस समय युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनका नौसेना अभी कमजोर है
और अंग्रेजों की तुलना में, अंग्रेजों की नौसेना के तुलना में ये कहीं नहीं टिक पाएंगे, इसलिए ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। इन्होंने शांति समझौता का एक प्रस्ताव रखे थे, लेकिन 1744 ईस्वी में 1744 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का समाचार भारत पहुंचा जब, तो उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती का केंद्र क्या था, तो पांडिचेरी, और वहां का गवर्नर कौन था, डुप्ले। और दूसरी ओर मद्रास के अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर कौन था, निकोलस मॉर्स। तो डुप्ले फ्रांसीसी जनशक्ति की निर्बलता से परिचित था, इसलिए उसने अंग्रेजी गवर्नर मॉर्से को के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अंग्रेज और फ्रांसीसी को भारत में तटस्थता की नीति अनुकरण करना चाहिए। लेकिन इससे पहले ही क्या हुआ था कि अंग्रेज गवर्नर को यह सूचना मिल गया था कि इंग्लैंड से कुछ जहाजी बेड़ा हमारे सहायता के लिए आ रहे हैं, इसलिए उसको ये इस बात का घमंड था, तो इसलिए उन्होंने कोई शांति समझौता नहीं किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, और यहां पर दो कीवर्ड है कि सर्वप्रथम और संयुक्त पूंजी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में है पुर्तगाली, ऑप्शन बी में है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी में है डच, ऑप्शन डी में है डेनिश। तो बताइए किन लोगों ने प्रारंभ किया था, तो ये प्रारंभ किया था डच लोगों। इसी को कहा जाता है कॉर्टेल व्यवस्था से, कॉर्टेल सिस्टम से इसी को कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में और जान लीजिए कि देखिए अधिक लाभ को अधिकतम करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब, तो 20, इसको याद रख लीजिएगा, 20 मार्च 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट स्थापित किया था, जिसमें निवेशक कमोडिटी फ्यूचर्स पर सट्टा लगा सकते थे और ट्रेडिंग कंपनी में स्टॉक खरीद सकते थे। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, यही डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बात और देखिए यहाँ पर जान लेना चाहिए, डच कब आए थे भारत, 1602, ये भी याद। ऐसे तो आप लोगों को याद होगा कि पुर्तगाली कब आए थे, डच कब आए थे, अंग्रेज कब आए थे, डेनिश कब आए थे, और फ्रांसीसी कब आए थे। तो ये हर हमेशा याद रखना है आपको। यदि आप नहीं जानते होंगे तो आपको एकदम एक शॉर्टकट में बता देते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, कब आए थे, तो आप जानते हैं, सब लोग इस बात से परिचित है कि 1498 में। अब उसके बाद डच आए थे, डच कब आए थे, तो देखिए 1602 ईस्वी में डच आए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन आए थे, अंग्रेज, तो कब आए थे, 1608 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद कौन आते हैं, तो डेनिश आते हैं, कब आते हैं, 1616 को, ठीक। और उसके बाद 20 में ये फैक्ट्री की स्थापना करते थे, ठीक है। तो 1616 में आए थे। अब देखिए उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी, कब आते हैं, तो 1667 में, ठीक। 64 में इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था, और 3 साल बाद ये भारत पहुंच गए थे। तो यह यहाँ तक एकदम ये सब बात एकदम मौजवानी याद रखना है, क्योंकि हिस्ट्री, जब हिस्ट्री जैसे बिहार से है तो हिस्ट्री मजबूत आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहां स्थापित किया गया, पहली फ्रेंच बस्ती कहां स्थापित किया गया था, बताइए तो। ऑप्शन ए में सूरत में, ऑप्शन बी में है पांडिचेरी, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन डी में है चंद्रनगर में। तो बताइए, ये एकदम सिंपल सवाल है, सब लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर सही होगा सूरत, ठीक है। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में जो स्थापित किया गया था वो 1668 ईस्वी में, ठीक है ना, 1668 में आए थे। कब, 1667 में फ्रांसीसी भारत आए, और एक साल बाद काम सूरत में 1668 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर दिया था, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया गया था, तो दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम, और ये भारत के पूर्वी तट पर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आ गया साइंस के सवाल, 12 नंबर तक हिस्ट्री होता है, उसके बाद 13वां नंबर से साइंस का सवाल। ये चले इस तरह का टेस्ट चलेगा 13 स्टेट नंबर तक, यही चलता रहेगा, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री से, उसके बाद 8 क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी से। अब उसके बाद 13वां सेट नंबर के बाद से बायोलॉजी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 10-10 सवाल कर देंगे, 10 सवाल हिस्ट्री से, 10 सवाल ज्योग्राफी से, और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। लगभग ज्योग्राफी का भी लगभग 14 दिन टेस्ट चलेगा। उसके बाद इस तरह से हम आगे भी इस प्रोग्राम के बारे में पूरे डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है ना, एक वीडियो बना, ठीक। और समय समय पर उसका चैप्टर वाइज भी एनालिसिस कर देंगे कि इस दिन इस चैप्टर से सवाल लिया जाएगा, इस तरह से, ठीक है।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां में है कि सुक्रोज और मल्टोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, बताइए किसका है? तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी जानना आपका है कि सुक्रोज और मल्टोज है क्या। ठीक है, और यही सवाल में पूछा जा रहा है। तो सुक्रोज और मल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है ना, देखिए सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज, और इसमें जोड़ लीजिए, इसको भी याद रखिएगा, लैक्टोज, लैक्टोज। ठीक है ना, ये लैक्टोज कहिए या लैक्टोज कहिए, ये तीनों किस चीज का उदाहरण है? तो डाइसैकेराइड। ठीक है ना, अब देखिए मोनोसैकेराइड कौन कौन सा है? तो मोनोसैकेराइड में आएगा कौन कौन सा? जाइलोज, जाइलोज आएंगे, फिर राइबोज आएंगे। ठीक है, आप ये इसका नाम सुने होंगे, राइबोज, ये दोनों होगा। फिर देखिए ग्लूकोज भी होगा मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड होगा। और फिर फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को याद रखिए कि मोनोसैकेराइड। ठीक है ना, फ्रक्टोज। अब देखिए ट्राइसैकेराइड कौन सा है? ट्राइसैकेराइड का एक ही एग्जांपल है जो पौधे में पाया जाता है, रेफिनोज। कौन सा? रेफिनोज। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉलीसैकेराइड का उदाहरण कौन कौन सा है? तो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण देखिए स्टार्च है, स्टार्च जिसको पढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मंड, मंड हो गया। फिर देखिए सेलुलोज हो गया, सेलुलोज भी देखिए पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, सेलुलोज। उसके बाद ग्लाइकोजन, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो बात है हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ, ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके बाद गोंद भी यही पॉलीसैकेराइड, गोंद और पैक्टिन। इस तरह से इन लोगों का नाम याद रखें। तो सुक्रोज और मल्टोज क्या है, और लैक्टोज, तीनों डाइसैकेराइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे में तनन सामर्थ्य प्रदान करती है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन ए में है पेरेनकाइमा, ऑप्शन बी में है कोलेन काइमा, ऑप्शन डी में है सखी कोशिका, ऑप्शन ऑप्शन सी में है सखी कोशिका, ऑप्शन डी में है फ्लोएम। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? देखिए तो इसमें आंसर सही होगा कोलेन काइमा। ठीक है, कोलेन काइमा को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? स्थूल कोण उत्तक। एक चीज और जान लीजिए, कोलेन काइमा होगा और इसमें इसके साथ यदि रहता ऑप्शन में एक हो सकता है दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक इसको कहा जाता है दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक को दृढ़ उत्तक कहा जाता है। और एक इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है ना, और एक होता है यहाँ, ये वाला नहीं होकर होगा यहाँ पर जाइलम। ठीक है, ये तीन, यदि ये तीनों रहता ऑप्शन में तो मोर देन होता, यहाँ पर ऑप्शन ई में आ जाते हैं, लेकिन कोलेन काइमा ही केवल एक दिया गया है, तो इसलिए आंसर इसका बी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? ये सब सारा ऑप्शन में दिया गया है, जो वो बेस है वो कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता? बताइए। ऑप्शन ए में है एडिनिन, ऑप्शन बी में है थायमिन, ऑप्शन सी में है ग्वानिन, और ऑप्शन डी में है यूरेसिल। तो इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता डीएनए में? तो यूरेसिल। ठीक है ना, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। ठीक है ना, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है ना, ये नहीं पाया जाएगा और ये पाया जाएगा कहां पर? आरएनए में, और ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, और क्या क्या एक और पाया जाता है, तो साइटोसिन। ठीक है ना, इसको याद रख, साइटोसिन जिस तरह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूरेसिल। यूरेसिल एक ऐसा बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक जगत में कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए में बायोनोमिक, ऑप्शन बी में है बायोनिक्स, ऑप्शन सी में है बायोनोमी, और ऑप्शन डी में है, यहाँ पर देखिए बायोमेट्री, और ऑप्शन ई में होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक। क्या होगा आंसर? इसका आंसर, इसका आंसर होगा, इसको क्या कहा जाता है? बायोनिक्स। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग, मशीनी जगत में कहां पर उपयोग? मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? बायोनिक्स। याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। जीवित कोशिका में राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण स्थल कौन सा है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम का निर्माण स्थल कौन सा है? तो केंद्रक है। ठीक, केंद्रक साइटोप्लाज्मा से राइबोसोम का निर्माण स्थल कौन सा है? तो केंद्रक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा
जोमल प्रोटीन प्राप्त करता है और आर आरएनए आर आरएनए और देखिए राइबो, ये याद रखना है इसलिए लिख दे रहे हैं, राइबोसोमल राइबोसोमल केंद्रक साइटोप्लाज्म से राइबोसोमल प्रोटीन प्राप्त करता है और आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है ना, राइबोसोमल प्रोटीन मिलकर राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाते हैं, अतः इसे राइबोसोम उत्पादक मशीन या कारखाना कहा जाता है। किसको? तो केंद्रक। अब देखिए केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका में एक विशेष सघन क्षेत्र है, यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, यह सेलुलर तनाव को महसूस करने और राइबोसोम के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में संश्लेषित होता है। कोशिका अपनी 60% ऊर्जा का उपयोग राइबोसोम जैव संश्लेषण में करती, ठीक है, यहां तक जान लिए। तो ये राइबोसोम का निर्माण स्थल कौन सा है? तो ये होगा केंद्रक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जी पर डीएनए कहां पाया जाता है? तो जी पर डीएनए कहां पाया जाता है बताइए। ऑप्शन ए में है कैंसर कोशिका में, ऑप्शन बी में कीट के मॉल पीजियन नलिका में, या तो ऑप्शन सी में है फ्रूट फ्लाई के लार ग्रंथि में, या तो घरेलू मक्खी के लार ग्रंथि में। बताइए कहां पर पाया जाता है? ये देखिए जी पर डीएनए पाया जाता है कैंसर कोशिका में, ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ो। कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए इसमें से कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, या तो न्यूक्लियस। बताइए किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्या? कोशिका की गतिविधियां, कोशिका की जो भी गतिविधियां होता है किसके द्वारा नियंत्रित? तो सिंपल बात है, न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है ना, ये सिंपल है, ठीक है ना। न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है जो कोशिका का सेल है, ठीक है ना, उसका ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और कैरी द जीन स्ट्रक्चर दैट कंटेन द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। और मतलब इसका मतलब ये हो गया जीन को भी ये कैरी करता है। कौन? तो ये न्यूक्लियस। ये जीन का क्या कार्य है कि वंशज गुण को, वंशज इंफॉर्मेशन को मतलब कंटेन करना, मतलब इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर सवाल क्वेश्चन नंबर 20 में उत्क्रमण अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम आप लोगों को पहले भी बताए होंगे या तो नहीं बताए होंगे कोई, तो आज जान लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए या तो आरएनए, इसी को परिवर्तन करने की टर्म यूज किया जाता है। डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यही सब यूज होता है। तो उनमें से एक टर्म को उठाकर यहाँ पर पूछ दिया गया है, उत्क्रमण अभिलेखन मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में ऑप्शन में दिया गया है आरएनए से आरएनए का निर्माण होता है, या तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, या तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, या तो आरएनए से डीएनए का निर्माण। बताइए क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। देखिए डीएनए से आरएनए होता है केवल ट्रांसक्रिप्शन, ये बोला केवल बात रहता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ये केवल रहता है। तो ये डीएनए से आरएनए, और ये रिवर्स जो होता है, यहाँ पर यदि रिवर्स लग जाएगा, रिवर्स तब आएगा ये आरएनए से डीएनए में बदलने के क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित 9mm के मशीन पिस्टल कौन सी है? ऑप्शन ए में है अस्मी, ऑप्शन बी में है प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी में है संकेत, ऑप्शन डी में है लक्ष्य, और ऑप्शन ई में है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये देखिए, ये जो मशीन गन 9mm का मशीन गन जो स्वदेशी पहले स्वदेशी रूप से विकसित 9mm पिस्टल जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अस्मी, ठीक है ना, राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित की जिसका नाम अस्मी रखा गया है। इसका अर्थ होता है गौरव, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। हथियार को इन्फेंट्री स्कूल महू और डीआरडीओ के आर्मामेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा 4 महीने के रिकॉर्ड समय में डिजाइन और विकसित किया गया।
ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था, मतलब कब किया गया था। इनमें से 10 जनवरी 1975, या तो 14 जनवरी 2006, या तो 14 जनवरी 1975, या तो 10 जनवरी 2006। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ए नंबर 10 जनवरी 1975। ठीक है ना। इसके बारे में और जान लेते हैं कि प्रथम हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ था। तो ये तो यहाँ पर डेट दिया गया है, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी। ठीक है ना। ये सम्मेलन कब से कब तक चला था, तो 10 तारीख से लेकर 12 तक। ठीक है ना। आप देखिए एक और टर्म जान लीजिए कि विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से इसको क्या किया गया, मतलब 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। कब से, 2006 से, इसलिए 2006 भी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, बताइए। तो ऑप्शन ए में अमृतसर, ऑप्शन बी में है अहमदाबाद, ऑप्शन सी में भुवनेश्वर, ऑप्शन डी में है सूरत, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में। ठीक है ना। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों विशेषकर छात्रों के बीच में बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता लाने के लिए अपनी तरह का पहला फायर पार्क को वस्तुतः उद्घाटन किया गया। फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के परिसर के अंदर में स्थित है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24वां। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24वां। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना किसकी सिफारिश के बाद की गई थी। ऑप्शन में है इंजेती श्रीनिवास समिति, या तो शिवरमन समिति, या तो प्रदीप शाह समिति, या तो RN मल्होत्रा समिति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा RN मल्होत्रा समिति। ठीक है ना। देखिए और कुछ कुछ जान लीजिए कि इंजेती श्रीनिवास समिति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित है, और उसी तरह से शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना किया, और उसी तरह से शिवरमन, देखिए यहाँ ये जो इंजेती श्रीनिवास है तो ये किससे संबंधित है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। इंजेती श्रीनिवास समिति, ठीक है, CSR से संबंधित है। अब शिवरमन समिति किससे संबंधित है, तो नाबार्ड। ठीक है ना, NABARD, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में। ठीक है ना। अब देखिए प्रदीप शाह कमेटी किससे संबंधित है, तो ये प्रदीप शाह कमेटी किससे संबंधित है, IFSC। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र, इसी से संबंधित है। ये कौन, प्रदीप शाह समिति। ठीक है। आप देखिए RN मल्होत्रा, यही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड, इसी को शॉर्टकट में इंग्लिश में शॉर्टकट में ट्राइफेड कहा जाता है, ने नीति आयोग द्वारा चिन्हित जनजातीय आकांक्षी जिले में वन धन योजना, दो बार योजना लिखा गया, वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग किया है। वर्तमान में कितने आदिवासी आकांक्षी जिले, ठीक है ना, जो इससे संबंधित। ऑप्शन ए में है 18, ऑप्शन बी में है 38, ऑप्शन सी में है 39, ऑप्शन डी में है 41। तो देखिए यहाँ पर वन धन योजना जो है इसे कब शुरू किया गया था, 14 अप्रैल 2018 में। ठीक है ना, लॉन्च किया गया था, और इसे ट्राइफेड द्वारा लागू किया गया, TRIFED, देखिए वहां पर लिखा गया ट्राइफेड द्वारा लागू। ठीक है। अब वन धन केंद्र की स्थापना के लिए वन धन स्टार्टअप देश की आदिवासी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करते हैं। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के माध्यम से लघु वन के उपज, मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है ना, के विपणन के लिए तंत्र, और MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है। मुख्य रूप से वन
जंगलों में आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले बंधन विकास केंद्र VDVKC स्थापित करने के विचार है। ठीक है ना। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ है। ठीक है ना। जनजाति कार्य मंत्रालय वन धन विकास केंद्र पहल के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। 50% से अधिक जनजाति आबादी वाले श्रेणी के तहत 41 आकांक्षी जिलों में से 39 आकांक्षी जिले में वन धन विकास केंद्र, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, वन धन योजना लागू करने के लिए नीति आयोग द्वारा सहयोग किया गया है। वर्तमान में कितने आदिवासी आकांक्षी जिले हैं? ठीक है ना। तो 50% से अधिक जनजाति आबादी वाले श्रेणी 1 के तहत 41 आकांक्षी जिलों में से 39 आकांक्षी जिले में वन धन विकास केंद्र स्वीकृत है, जिनसे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र राज्यों के जिले शामिल है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा। ठीक है। इस साझेदारी के माध्यम से नीति आयोग वन धन विकास केंद्र मिशन के लिए अनुच्छेद 275 के एक DMK माने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड और अनुसूचित जनजाति घटक के साथ अभिसरण राज्य और केंद्र सरकारों विकास भागीदारों के बीच सहयोग की अवधारणा में ट्राइफेड का समर्थन करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से 25 सवाल का डिस्कशन हो गया और यहाँ तक देखने के लिए और इसी तरह से नेक्स्ट टेस्ट आएगा, 5वां टेस्ट, 6ठा टेस्ट, इसी तरह से 40 टेस्ट तक जाएंगे। और आप लोगों ने यहाँ तक देखा और इसको शेयर भी आगे कीजिए। खासकर आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।